हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज, जो है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में से चैप्टर 21। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जातियों को प्रदत्त सुरक्षा पायों का मॉनिटर और उनके कल्याण से संबंधित मुद्दों की समीक्षा करने के लिए भी संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय स्वतंत्र संवैधानिक के रूप में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग के पास अनुसूचित जातियों को सुरक्षा पायों की सुरक्षा तथा हितों को प्रोत्साहन देने के लिए विस्तृत शक्तियां हैं। इस आयोग को वाद विवाद निपटाने के लिए भारत के किसी भी हिस्से से किसी व्यक्ति को समन और उपस्थिति दर्ज करने तथा शपथ पर जांच, हलफनामा पर साक्ष्य प्राप्त करने के लिए सिविल न्यायालय की शक्तियां प्रदान की गई है। आयोग के कार्य, आयोग के निम्नलिखित कार्य हैं। कौन कौन से कार्य हैं आयोग के? फर्स्ट पॉइंट है, अनुसूचित जातियों के संवैधानिक संरक्षण से संबंधित सभी मामलों को निरीक्षण एवं अधीक्षण करना तथा उनके क्रियान्वयन की समीक्षा करना होता है। सेकंड पॉइंट है, अनुसूचित जातियों के हितों का उल्लंघन करने वाले किसी मामले की जांच पड़ताल एवं सुनवाई करना आयोग का कार्य है। थर्ड पॉइंट है, अनुसूचित जातियों के समाजार्थिक विकास से संबंधित योजनाओं के निर्माण के समय सहभागिता निभाना एवं उचित परामर्श देना तथा संघ शासित प्रदेशों एवं अन्य राज्यों में उनके विकास से संबंधित कार्यों का निरीक्षण एवं मूल्यांकन करना है। फोर्थ पॉइंट है, इसके संरक्षण के संबंध में उठाए गए कदमों एवं किए जा रहे कार्यों के बारे में राष्ट्रपति को प्रति वर्ष या जब भी आवश्यक हो एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना होता है। इन सकारात्मक उपायों के संदर्भ में केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा करना एवं इस संबंध में आवश्यक सिफारिशों तथा अनुसूचित जातियों के समाजार्थिक विकास एवं लाभ के लिए प्रयास करना है। फिफ्थ पॉइंट है, यदि राष्ट्रपति आदेश दे तो अनुसूचित जातियों के समाजार्थिक विकास के हितों के संरक्षण एवं संवैधानिक संरक्षण से संबंधित सौंपे गए किसी अन्य कार्य को संपन्न करना होता है। आयोग की शक्तियाँ, आयोग को अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए शक्तियाँ प्रदान की गई है। जब आयोग किसी कार्य की जांच पड़ताल कर रहा है या किसी शिकायत की जांच कर रहा है तो उसे दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। आयोग को निम्नलिखित मामलों में शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। कौन से मामले में शक्तियाँ प्राप्त होती हैं? फर्स्ट पॉइंट है, भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना, हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना। सेकंड पॉइंट है, किसी दस्तावेज को प्रकट और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना। थर्ड पॉइंट है, शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना। फोर्थ पॉइंट है, किसी न्यायालय का कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की उपेक्षा करना। फिफ्थ पॉइंट है, साक्ष्यों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन निकालना। सिक्स पॉइंट है, कोई अन्य विषय जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करे। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भी एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 338 के द्वारा किया गया है। 1990 के 65वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई है। इस आयोग में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष एवं 3 अन्य सदस्य हैं। वे राष्ट्रपति द्वारा उसके आदेश एवं मुहर लगे आदेश द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उनकी सेवा शर्तें एवं कार्यकाल भी राष्ट्रपति द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। आयोग के कार्य, आयोग के निम्नलिखित कार्य हैं। कौन कौन से कार्य हैं? फर्स्ट पॉइंट है, अनुसूचित जनजातियों के लिए इस संविधान या तत्समय
प्रवृत्ति किसी अन्य विधि या सरकार के किसी आदेश के अधीन उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करना तथा ऐसे रक्षोपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन करना होता है। सेकंड पॉइंट है, अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित करने के संबंध में विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करना है। थर्ड पॉइंट है, अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग ले और उन पर सलाह दे तथा संघ और किसी राज्य के अधीन उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना होता है। फोर्थ पॉइंट है, उन रक्षोपायों के कार्यकरण के बारे में प्रति वर्ष और समयों पर जो आयोग ठीक समझे राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। फिफ्थ पॉइंट है, ऐसी रिपोर्टों में उन उपायों के बारे में जो उन रक्षोपायों के प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा किए जाने चाहिए तथा अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अन्य उपायों के बारे में सिफारिश कर सकता है। सिक्स पॉइंट है, अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और विकास तथा अन्य के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करे जो राष्ट्रपति संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए नियम द्वारा विनिर्दिष्ट होता है। आयोग की शक्तियाँ क्या है? आयोग को अपनी कार्यविधि को विनियमित करने की शक्ति प्राप्त है। आयोग को किसी विषय का अन्वेषण करते समय या किसी परिवाद के बारे में जांच करते समय विशिष्टता निम्नलिखित विषयों के संबंध में वे सभी शक्तियां होंगी जो वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को प्राप्त है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक संस्था है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा के लिए 123वां संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 की जगह पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 2018 लागू हो गया है। आयोग की संरचना और सेवा शर्तें। फर्स्ट पॉइंट है, इस अधिनियम के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग आयोग में 5 सदस्य होंगे जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सेकंड पॉइंट है, उनके कार्यकाल और सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा नियमों के तहत होता है। आयोग के कार्य। आयोग के निम्नलिखित कार्य हैं। कौन से हैं? फर्स्ट पॉइंट है, संविधान और अन्य कानूनों के अंतर्गत पिछड़े वर्गों को प्रदत्त सुरक्षा उपायों की जांच एवं निगरानी करना है। सेकंड पॉइंट है, अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना है। थर्ड पॉइंट है, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लोगों के सामाजिक व आर्थिक विकास की सिफारिश करना है। भारत में पिछड़े वर्ग की संवैधानिक स्थितियाँ। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस इन इंडिया। भारत में अनेक ऐसी जातियां हैं जो सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी है। भारत का संविधान समानता के न्याय पर आधारित होने के कारण इन समुदायों को समानता के लिए संवैधानिक दर्जा दिया गया है जो निम्नलिखित तरीके से वर्णित है। पिछड़े वर्ग। पिछड़ा वर्ग का अभिप्राय अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से है। नागरिकों के ऐसे वर्गों से है जो केंद्र सरकार द्वारा नागरिकों के ऐसे वर्गों के पक्ष में नियुक्तियों में आरक्षण के उद्देश्य से है जो समय समय पर तैयार सूचियों में विनिर्दिष्ट होते हैं तथा जिन्हें सरकार की राय में भारत सरकार के अंतर्गत तथा किसी स्थानीय अथवा अन्य प्राधिकरण में सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता। धारा 2 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993। अन्य पिछड़ा वर्ग। अन्य पिछड़े वर्गों की शैक्षणिक आवश्यकता और आर्थिक पिछड़ेपन को मान्यता देते हुए राज्य स्तरीय एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास के माध्यम से कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु सकारात्मक कार्यवाही की जाती है। इन योजनाओं के अंतर्गत राज्यों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को केंद्रीय सहायता निर्मुक्त की गई है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
अन्य पिछड़े वर्गों के लाभार्थियों के लिए क्रेडिट सुविधाएं प्रदान करता है। फर्स्ट पॉइंट है, संविधान का अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए आयोग की नियुक्ति से संबंधित है। इस प्रकार नियुक्ति आयोग इसे भेजे गए सभी मामलों की जांच करेगा और पाए गए तथ्यों के आधार पर तैयार रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा तथा सुविचारित सिफारिशें करेगा। सेकंड पॉइंट है, उपरोक्त उप पैरा का जो फोर्थ है में संदर्भित अनुच्छेद 15 और 16 शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश तथा सार्वजनिक रोजगार में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान करते हैं। थर्ड पॉइंट है, अनुच्छेद 338 यानी कि राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग के प्रयोजन के लिए अनुसूचित जातियों का संदर्भ का अभिप्राय से अलंघे भारतीय समुदाय के अतिरिक्त अन्य पिछड़े वर्गों का संदर्भ भी शामिल माना जाएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार को प्रत्येक राज्य संघ राज्य क्षेत्र के अन्य पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूचना में नाम शामिल करने के लिए जातियों समुदायों के अनुरोध तथा नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की सूचियों में अधिक नाम शामिल करने और कम नाम शामिल करने से संबंधित शिकायतों की जांच करने और सलाह देने के लिए एक स्थायी निकाय स्थापित करने के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम के उपबंध के अनुसार आयोग की सलाह सरकार के लिए सामान्य बाध्यकारी होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल कमीशन फॉर वुमेन राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण तथा सुरक्षा के लिए 1992 में एक संवैधानिक निकाय के रूप में किया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग के अंतर्गत राज्य महिला आयोग भी स्थापित किए गए हैं जो अब अधिकांश राज्यों में कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा होता है। फर्स्ट पॉइंट है, केंद्र सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अध्यक्ष जो महिलाओं के प्रति समर्पित हो। सेकंड पॉइंट है, योग्य और निष्ठावान व्यक्तियों में से केंद्र सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट 5 सदस्य जो विधि किसी उद्योग अथवा संस्था जो नियोजन में महिलाओं की वृद्धि हेतु समर्पित हो जैसे महिलाओं को नियुक्त किया जाता है। थर्ड पॉइंट है, कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है, केंद्र सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक सदस्य सचिव जो प्रबंधक के रूप में कार्य करेगा। आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ आयोग के निम्नलिखित कार्य व शक्तियाँ हैं। फर्स्ट पॉइंट है, संविधान और अन्य विधियों के अधीन महिलाओं के लिए उपबंधीय रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण और परीक्षण करना है। सेकंड पॉइंट है, केंद्र सरकार को उनके रक्षोपायों के क्रियान्वयन के बारे में धार्मिक रिपोर्ट को प्रस्तुत करना है। थर्ड पॉइंट है, संविधान अथवा महिलाओं से संबंधित किसी अन्य विधियों के उपबंधों के उल्लंघन के मामलों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना है। फोर्थ पॉइंट है, महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास हेतु योजनाओं में सहभागिता तथा उनके सुझाव देना है। फिफ्थ पॉइंट है, केंद्र और किसी राज्य के अधीन महिलाओं के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना है। अल्पसंख्यक माइनॉरिटी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अंतर्गत 5 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध तथा पारसी अधिसूचित है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अपने सांविधिक कार्यों को निष्पादित करता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग वर्ष 1978 में एक संकल्प द्वारा अल्पसंख्यक आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी NCM का गठन किया गया था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अधिनियम के साथ यह आयोग एक सांविधिक निकाय बन गया और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के रूप में पुनः निर्मित किया गया था। 17 मई 1993 को प्रथम सांविधिक आयोग का गठन किया गया था। 7 फरवरी 2003 को वर्तमान आयोग का गठन किया गया था। नवंबर 2004 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए
संविधान में संशोधन करने का निर्णय लिया गया था, जिससे अल्पसंख्यकों के बीच अत्यधिक विकास उत्पन्न होगा। तदनुसार सरकार ने 23 दिसंबर 2004 को लोकसभा में संविधान 130 संशोधन विधेयक 2004 और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग निरसरण विधेयक 2004 प्रस्तुत किया। महिला सशक्तिकरण नीतियां व कार्यक्रम, पॉलिटिक्स एंड प्रोग्राम फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, प्रस्तावना महिलाओं के अधिकारों और विशेषाधिकारों की सुरक्षा संबंधी देश की चिंता की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति भारतीय संविधान में हुई है। संविधान की धारा 14 राष्ट्रीय आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रों में सभी स्त्री व पुरुषों को समान अधिकार व समान अवसर प्रदान करती है। धारा 15 लिंग, धर्म, रंग, जाति आदि के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव का निषेध करती है। धारा 15(3) राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव करने का अधिकार देती है। इसी तरह धारा 16 सार्वजनिक व्यक्तियों में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करती है। धारा 39 राज्य को अपनी नीतियां इस प्रकार बनाने के लिए अनुबंधित करती है कि उनसे पुरुष व महिलाओं को आजीविका के साधनों पर समान अधिकार मिले और समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित हो। धारा 42 राज्य को ऐसे प्रावधान बनाने का निर्देश देता है जिनसे काम की न्यायपूर्ण व मानवीय स्थिति और मातृत्व राहत सुनिश्चित हो सके। धारा 51 ए और ई के अनुसार महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले रीति रिवाजों या व्यवहार की निंदा करना प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है। इस संवैधानिक समानता को वास्तविकता में बदलने के लिए समय समय पर अनेक कार्यक्रम व योजनाओं का निर्माण कर उन्हें लागू किया। महिलाओं के पक्ष में विशेष कानून बनाए गए और उन्हें लागू किया गया। संविधान महिलाओं को समानता ही नहीं देता, जरूरत पड़ने पर उनके पक्ष में सकारात्मक पक्षपात की छूट भी राज्य को देता है। आज़ादी से आज तक के लंबे समय में विकास योजनाओं में महिला के प्रति दृष्टिकोण कल्याण से खिसक कर मानव विकास पर आ गया है। इस परिवर्तन का श्रेय भारत की राष्ट्रीय योजनाओं और राष्ट्रीय मंच पर उसकी भूमिका के बीच की अंतःक्रिया को जाता है। आज़ादी के बाद महिलाओं लैंगिक विकास संबंधी मुद्दों के प्रति सोच में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर भारी अंतर आया है। इसके साथ ही भारत में महिलाओं की आज़ादी, समानता व विकास के संघर्ष में शामिल करने की परंपरा को उसकी अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों से बल मिला। इन्हीं सब का नतीजा है कि आज राष्ट्रीय नीतियों का निर्माण महिलाओं के कल्याण की अवधारणा को केंद्र में रखकर कम और उत्पादकता, सशक्तिकरण, स्थायित्व व समानता जैसे तत्वों व मूल्यों के विकास के मद्देनज़र ज़्यादा होता है। महिलाओं संबंधी नीतियों का क्रमिक विकास, महिलाओं के सशक्तिकरण एवं उनके विकास के लिए समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रयास हुए हैं। भारत के प्रत्येक योजनाओं में महिलाओं के विकास को केंद्र में रखा गया, जो निम्नलिखित माध्यम से समझा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, भारत में महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने वाले अनेक अंतर्राष्ट्रीय समझौतों व मानवाधिकार नियमों की पुष्टि की गई है। इनमें सबसे प्रमुख महिलाओं के विरुद्ध सब प्रकार के भेदभाव दूर करने के लिए समझौता सीडा है। अंग्रेजी में इसका नाम कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन सीडा है। इसके अंतर्गत संसाधनों तक पहुंच की समानता और अधिकारों की समानता पर जोर दिया गया है। सीडा के अतिरिक्त भारत ने बच्चों के अधिकारों पर कन्वेंशन
ऑफ द राइट ऑफ चाइल्ड, बाल अधिकार समझौता, नागरिक व राजनीति अधिकार समझौता और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार समझौते पर भी दस्तखत किए हैं। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान समय समय पर हुए विश्व महिला सम्मेलनों में पारित प्रस्तावों, मैक्सिको प्लान ऑफ एक्शन, नैरोबी फॉरवर्ड लुकिंग स्टडीज, बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन पर भी भारत सरकार ने मुहर लगाई है। राष्ट्रीय प्रयास, विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के विकास के लिए लोकतांत्रिक राजनीति के ढांचे के अंदर अनेक कानून, विकासात्मक नीतियां, योजनाएं व कार्यक्रम बनाए गए हैं, जो कि निम्न प्रकार के हैं। फर्स्ट है 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 के बाद से महिलाओं संबंधी नीतियों का लक्ष्य कल्याण की बजाय विकास हो गया और अब उसकी स्थिति का आंकलन इस आधार पर किया जा रहा है कि उनका कितना सशक्तिकरण हुआ है। वर्ष 1971 में संयुक्त राष्ट्र के कहने पर शिक्षा व समाज कल्याण मंत्रालय के प्रस्ताव पर भारत में महिलाओं की स्थिति का जायजा लेने के लिए एक समिति का गठन किया गया। इस समिति CSWI की रिपोर्ट समानता की ओर वर्ष 1975 में आई। यह वर्ष संयुक्त राष्ट्र की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया था। समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए वर्ष 1976 में तत्कालीन समाज कल्याण विभाग ने कार्य बिंदु और महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना एक्शन पॉइंट्स एंड नेशनल एक्शन प्लान फॉर वुमेन 1976 तैयार किया। इसके आधार पर महिला रोजगार के संबंध में एक कार्य समूह का गठन हुआ, जिसकी रिपोर्ट वर्ष 1978 में आई। इसी वर्ष ग्रामीण महिलाओं के ग्रामीण स्तरीय संगठनों के विकास के लिए कार्य समूह की भी रिपोर्ट आई। ये दोनों रिपोर्ट छठी पंचवर्षीय योजनाएं पूर्व पृष्ठभूमि का हिस्सा बनी। सेकंड पॉइंट है छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 में महिला और विकास नाम से एक अलग अलग अध्याय की शुरुआत हुई। इसमें महिलाओं को राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में उत्पादकता योगदानकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया। भारत सरकार के कृषि व सिंचाई मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य व कृषि संगठन FAO की परस्पर सहमति से बनी समिति ने वर्ष 1980 में कृषि एवं ग्रामीण विकास में महिलाओं की भूमिका व भागीदारी पर अपनी रिपोर्ट दी। विज्ञान व तकनीकी क्षेत्र में महिलाओं को बड़े पैमाने पर शामिल करने के लिए कार्मिक नीतियों पर कार्यसमूह की रिपोर्ट वर्ष 1981 में आई। इसमें उस समय इस क्षेत्र में कितनी महिलाएं हैं यह बताते हुए उन्हें बड़ी संख्या में इस क्षेत्र में लाने के उपाय सुझाए गए थे। थर्ड पॉइंट है 7वीं पंचवर्षीय योजना में एक नया अध्याय शुरू हुआ, महिलाओं के लिए सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम। यह अध्याय नीतियों व कार्यक्रमों को कल्याण दृष्टिकोण से और भी परे ले गया। ये बताता था कि नीति निर्माताओं का नज़रिया उनके प्रति अब अधिक सकारात्मक और विकासात्मक है। भारत की विधायिका संसद ने भी वर्ष 1986 में शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति की मंजूरी दी। इसमें विज्ञान व तकनीकी समेत शिक्षा के सभी क्षेत्रों में महिलाओं व लड़कियों की शिक्षा पर बल दिया गया था। महिला सशक्तिकरण संबंधी प्रयासों में महिला आंदोलनों और गांवों तक फैले गैर सरकारी संगठनों के संजाल की विशेष भूमिका रही। फिर भी संविधान में निर्धारित लक्ष्यों और महिलाओं की जमीनी हकीकत में आज भी बड़ा अंतर है। भारत में महिलाओं की स्थिति संबंधी रिपोर्ट समानता की ओर में इस तथ्य का विस्तार से आंकलन किया गया है। फोर्थ पॉइंट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। यह नीति वर्ष 1986 में निर्मित की गई थी। वर्ष 1992 में उसे फिर बनाया गया। शिक्षा नीति का मुख्य लक्ष्य सभी को आधारभूत शिक्षा देना था। इसके लिए 9वीं पंचवर्षीय
ये योजना में इस बात के विशेष प्रयास किए गए कि अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षा नीति का मुख्य लक्ष्य सभी को आधारभूत शिक्षा देना था। इसके लिए 9वीं पंचवर्षीय योजना में इस बात के विशेष प्रयास किए गए कि अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षा की सुविधा मिल सके और प्राथमिक व उससे ऊपर के स्कूलों में पढ़ाई जारी रख सके। पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य पाने के लिए 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना की गई। इसमें वर्ष 2005 तक 75% जनसंख्या का साक्षर बनाने का लक्ष्य था। गांवों में आर्थिक व सामाजिक रूप से हाशिए पर खड़ी महिलाओं को सशक्तिकरण की मुख्य धारा में लाने के लिए वर्ष 1989 में महिला समाख्या कार्यक्रम शुरू किया गया। इस समय भी यह 10 राज्यों के 60 जिलों में 9000 गांवों में चल रहा है। इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि समूहों में आई महिलाओं ने उन सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों के विरुद्ध आवाज़ उठाई जो सदियों से महिलाओं या लड़कियों को शिक्षा दे सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम ग्रामीण स्तर पर महिलाओं के संगठन बनाने उनके जरिए लागू किया गया। उनसे सामुदायिक स्तर पर उन्हें महिला शिक्षा के लिए एक मंच और वातावरण दोनों ही मिल गए। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय महिला परिदृश्य। वर्ष 1988 से 2000 में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना श्रम शक्ति रिपोर्ट 1988 में कार्य योजना 5 साल बाद एक आंकलन में राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की स्थिति के तथ्य को पूरे जोर शोर से उठाया गया। ये सभी रिपोर्ट बताती है कि संविधान, नीतियों, योजनाओं व कार्यक्रमों में महिलाओं के लिए चाहे जितनी भी बड़ी बड़ी बातें कही गई हो, वास्तव में उनके सशक्तिकरण के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इसी कारण केंद्रीय नीतियों व कार्यक्रमों में महिलाओं के मुद्दों को प्रमुख स्थान दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय पोषण नीति 1993। समाज के सभी वर्ग पोषणकर्ता की एक औसत स्थिति को प्राप्त कर सके, इसके लिए न्यून पोषण या कुपोषण और उससे संबंधित कमजोरियों व रोगों संबंधी बहुआयामी समस्याओं को दूर करने के लिए एक समग्र अंतर्विभागीय कार्यक्रम पर बल देती है। इससे भी आगे जाकर यह महिलाओं, माताओं व बच्चों को जिनकी पोषण के मामले में स्थिति ज़्यादा खराब है और इस दृष्टि में हमेशा ही खतरे में रहती है, प्राथमिकता देती है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की मुख्य समस्या जनसंख्या स्थिरीकरण है। इसमें 2 बच्चों के लक्ष्यों को प्राप्त करने के गुणवत्तापूर्ण गर्भ निरोधक सेवाओं को सर्वव्यापी बनाने पर जोर दिया गया है। इसका लक्ष्य वर्ष 2000 तक शिशु मृत्यु दर को 30 और मातृत्व मृत्यु दर को 100 पर ले जाना है। इसके लिए बच्चों को टीकाकरण, लड़कियों की बड़ी उम्र में शादी और प्रसव के लिए संस्थागत ढांचे के विस्तार को विशेष महत्व दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2001 में महिला स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पैसा देने और आधारभूत स्वास्थ्य चिकित्सा को ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया है। 9वीं पंचवर्षीय योजना में रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ RCH कार्यक्रम, प्रजन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 1997 को अधिक व्यापक मैत्रीपूर्ण बनाने के लिए कुछ नए कदम उठाए गए। नेक्स्ट पॉइंट है बाल अस्तित्व और सुरक्षा मातृत्व कार्यक्रम का RCH में विलय कर दिया गया। इसमें महिला व बाल स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों में व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बल देने की बजाय प्रजनन स्वास्थ्य चिकित्सा पर जोर देते हुए संपूर्ण एकीकृत जीवन चक्र के दृष्टिकोण को अपनाया गया। इसमें महिला के गर्भधारण से लेकर प्रसव, पूर्ण प्रसव और प्रसव के पश्चात देखभाल और शिशु की गर्भ के अंदर उसके स्वास्थ्य विकास के लिए सुरक्षित प्रसव और जन्म के बाद उसके स्वास्थ्य विकास के लिए स्वास्थ्य चिकित्सा संबंधी अनेक कार्यक्रम निहित हैं। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।